मेजरमेंट है वो है मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट बाय 2 वाटमीटर मेथड एंड डिटरमिनेशन ऑफ इट्स पावर फैक्टर। ठीक है, यानी हमें 2 वाटमीटर मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, 2 वाटमीटर मेथड क्या होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 वाटमीटर मेथड क्लियर है सबको, किसको बताना पड़ेगा प्रॉपर? हेलो, 2 वाटमीटर मेथड एक बार फिर से बताना पड़ेगा, क्लियर है सबको? बेझिझक बोला करो, तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है, अगर बताना है तो बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 वाटमीटर मेथड हम जनरली यूज करते हैं पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज। ठीक है, अगर कोई थ्री फेज लोड है, ठीक है, आप चाहो तो हर फेज का अलग अलग पावर मेजर कर लो, 3 वाटमीटर लगा लो, 3 वाटमीटर लगाओगे, तीनों के रीडिंग आ जाएंगे और तीनों को ऐड कर दोगे आप। ठीक है, लेकिन जब 3 के बजाय 2 में ही काम हो सकता है, और 2 वाटमीटर जब हम यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट और एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज, ठीक है, थ्री फेज में जो आपको पावर मेजरमेंट करना है उसके लिए आप यूज करते हैं 2 वाटमीटर मेथड। होता क्या है, आप ये देखो, जैसे लोड के बारे में आपको पता होता है, लोड आपका क्या होता है, R/P। ये आपका लोड हो गया, मान लो ये एक थ्री फेज लोड है। ठीक है, ये आपका R, Y एंड B। इस थ्री फेज लोड के लिए आपको पावर का मेजरमेंट करना है। तो पावर मेजरमेंट के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 वाट मीटर यूज करते हैं, और 2 वाट मीटर यूज कैसे करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी वाट मीटर में बताऊंगा भी क्या कनेक्शन होता है, कैसे होता है। वाट मीटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पावर कैलकुलेशन में, जहाँ पे हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो वाट मीटर में क्या होता है, एक करंट कॉइल होता है और एक प्रेशर कॉइल होता है। ये आपका करंट कॉइल हो गया, ये, और ये आपका एक प्रेशर कॉइल हो गया, जिसको हम वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं करंट कॉइल, उसको हम बोलते हैं प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक है, अब इस करंट कॉइल को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किसके साथ, लोड के टर्मिनल के साथ। ठीक है, ऐसे ही ये आपका बी हो गया। ठीक है, हम बी को कॉमन टर्मिनल बना रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली 2 वाट मीटर जो यूज कर रहे हैं वो आर टर्मिनल और वाई टर्मिनल पे यूज करेंगे, 2 ही वाट मीटर आपको यूज करना है। ठीक है, ये आपने इसको कॉमन पॉइंट बना दिया। अब 1 वाट मीटर आपने यूज करना है यहाँ पे। क्लियर, ये आपका करंट कॉइल, ये आपका वोल्टेज कॉइल। क्लियर, और इसको क्या करना है, इस पॉइंट से यानी कॉमन पॉइंट से अटैच कर, और इसको मैंने मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, 2 वाट मीटर यूज किया, 1 वाट मीटर ये, ठीक है, और 1 वाट मीटर ये। ठीक है, आपका आर, बी एंड वाई। बैलेंस सप्लाई में यही होता है आपका 180 120 डिग्री और फेज डिफरेंस पे R/B टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो, कभी भी आप जब मेजरमेंट करते हो ना, तो वाट मीटर आप देखोगे ना, तो वाट मीटर में 3 मतलब पॉइंट्स होते हैं। ऐसे पॉइंट दिया होता है, ये एम होता है, ये एल होता है, देखना, ये पॉइंट एम करंट कॉइल का जो पॉइंट होता है उसको एम और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आता है सी, वोल्टेज कॉइल का पॉइंट, और ये आता है बी, पॉइंट होते हैं। मैं एक वाटमीटर का डायग्राम लिख के इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ कैसे आपका होता है ये वाटमीटर। देखो, ये आपका वाटमीटर होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो ये आपका, ये जो एम और एल है, ये आपका करंट कॉइल होता है। ठीक है, और ये आपका होता है वोल्टेज कॉइल यानी प्रेशर कॉइल। ठीक है,
ठीक है। वोल्टेज करंट कॉइल में दो पॉइंट होते हैं, एम और एल। एम स्टैंड करता है एम फॉर मेन, यानी मेन सप्लाई के साथ जो आप कनेक्ट करोगे। एल स्टैंड फॉर लोड, लोड के साथ जो टर्मिनल कनेक्ट करोगे। ठीक है। और यहाँ पे वीसी में यहाँ पे दो वोल्टेज रेटिंग लिया हुआ है, 250 वोल्ट और 500 वोल्ट। आपको किस पर्टिकुलर रेटिंग पे चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई क्या अवेलेबल है। आपकी सप्लाई अगर मान लो 220 वोल्ट 230 वोल्ट अवेलेबल है, तो आप 250 वोल्ट को रेटिंग ले सकते हो। ठीक है। यानी वी पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, वी पॉइंट आपका ये भी हो सकता है। और ये आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक। यानी कॉमन पॉइंट को आप किसके साथ कनेक्ट कर दोगे? इस एम पॉइंट के साथ। देखो यहाँ कॉमन पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है? एम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है वो एम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एल किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो आपका एम पॉइंट है वो मेन सप्लाई के साथ, यहाँ पे जो सप्लाई आप प्रोवाइड करोगे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको तो मेजरमेंट के तौर पे सारी चीजें बतानी है, कैसे मेजरमेंट करना है। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने का मतलब आपको केवल वाटमीटर की ही रीडिंग नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको पावर फैक्टर भी मेजर करना है। अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या मेजर करना है? पावर फैक्टर भी मेजर करना है। तो पावर फैक्टर cos फाइव होता है। और cos फाइव निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? पी इक्वल टू क्या होता है जनरली? अगर सिंगल फेज की बात करूं मैं या थ्री फेज की बात करूं, थ्री फेज के लिए पी इक्वल टू क्या होता है? 3 VL IL cos फाइव के बराबर। यानी अगर मुझे cos फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P अपॉन रूट 3 VL IL से मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको क्या चाहिए? एक वाटमीटर की रीडिंग चाहिए, एक वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए, एक अमीटर की भी रीडिंग चाहिए। ठीक है। यानी अगर आपको पावर फैक्टर यस सर। कैलकुलेट करना है तो आपको इन तीनों की रीडिंग चाहिए होती है। तो आप क्या करोगे? अभी टू वाट मीटर मेथड से जो फॉर्मूला जनरेट होकर आता है उससे भी पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करोगे? सिंपली सिंपली क्या करोगे? आपको लाइन वोल्टेज चाहिए। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है? दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज। ठीक है। यानी यहाँ पे आप एक क्या अटैच करोगे? वोल्ट। वोल्ट मीटर पैरेलल में। आर और बी के पैरेलल में आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और एक वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे? बी और वाई के बीच में। हालांकि बैलेंस सप्लाई होता है तो सारा मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम ही आएगा। चलिए अब हम बात करें करंट की रीडिंग की। तो करंट रीड करने के लिए आप क्या करोगे? अमीटर को सीरीज में लगाओगे। आप अमीटर यहाँ भी लगा सकते यस हो। सर। ठीक है। आप अमीटर इधर भी लगा सकते हो, जैसे आपको लगाना है वहां लगा सकते हो। कनेक्शन ही करना है। बस थोड़ा सा क्या होता है, एरर आ सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब अमीटर लगाते हैं। अमीटर लगा लो। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीरीज में अमीटर लगा देगा। ये आपको लाइन करंट दे देगा। जो आपका ये फेज है, मान लो ये ZR ZY एंड ये ऑब्वियस बात है, इम्पीडेंस वैल्यू होगी क्योंकि इंडक्टिव लोड हो गई। तो अब मीटर सीरीज में लगा दिया तो आपको क्या मिलेगा? इस फेज में फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा करंट यही फ्लो होके जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक मीटर लगा दिया तो क्या मिलेगा मुझको? इस फेज में फ्लो होने वाला करंट मुझको मिल जाएगा। ठीक है। यानी अगर इसको मैं मान रहा हूँ IR, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या? IB। ठीक है। हालांकि हमें क्या चाहिए? बस यही दो रीडिंग चाहिए, उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन स्कीम हो जाता है पूरा का पूरा। बस दो ही अमीटर यूज करना है, दो वोल्ट मीटर यूज करना है, ताकि इन दोनों फेज में आपको वैल्यूज मिल जाए। क्लियर? ठीक है। ये आपका RB एंड वाई। क्लियर? तो ऐसे हमें कनेक्शन स्कीम करना होता है। तो वाटमीटर कनेक्शन स्कीम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। M स्टैंड फॉर द मेन सप्लाई, यानी आपका मेन के साथ कनेक्शन करना है। L स्टैंड फॉर द लोड, यानी जो भी आपका लोड है उस लोड टर्मिनल यानी R टर्मिनल से कनेक्ट करना है। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा M एंड L। क्लियर? एंड C एंड D। C का मतलब कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है कि करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल के बीच का जो कॉमन पॉइंट है वो, यानी M और C को हम एक साथ अटैच कर देंगे। क्लियर है चीज? किसी को डाउट है यहाँ पे? हेलो?
नो सर। देखते हैं कि एक बैलेंस सिस्टम में कैसे आपका कैलकुलेशन होता है, मतलब कैसे आप मेजर करते हो सारी चीजें। ये एक लो पावर फैक्टर वाट मीटर था, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि लो पावर फैक्टर वाट मीटर वगैरह क्या होता है, कि आप बाद में मतलब एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना, तो मैंने तुमको शायद पिछले क्लास में बताया था, दो तरह के वाट मीटर होते हैं हमारे पास। एक होता है लो पावर फैक्टर और एक होता है यूपीएस, यूनिटी पावर फैक्टर का वाट मीटर। ठीक है। और दोनों में क्या होता है, जैसे ये सिंपल वाट मीटर है, ठीक है ना, यहाँ पे करंट रेटिंग का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप अगर वाट मीटर देखो, हाई वोल्टेज लेवल पे जो यूज होता है वहां पे करंट रेटिंग से भी मतलब होता है। ठीक है। तो ये एक आपका, देखो यहाँ पे 4 एम्पियर एक ही करंट रेटिंग दी गई है, 4 एम्पियर की, लेकिन वोल्टेज रेटिंग डबल है। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड दिस इज द क्लास 1 टाइप। क्लास 1 टाइप का मतलब होता है लो पावर फैक्टर टाइप ये वाट मीटर। ठीक है। ठीक है। फिलहाल देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच को कैसे हम आखिर में 2 वाट मीटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 बैलेंस सप्लाई है। क्या क्या है, ये मेरा वी आर हो गया, ठीक है, ये मेरा वी वाई हो गया, और ये मेरा वी बी हो गया। यही होता है 3 फेज बैलेंस सप्लाई। क्लियर है चीज सबको। और तीनों के बीच यस। में डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट की, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इंडक्टिव लोड है तो करंट सबसे लैग कर रहा है, यानी ये आपका आई आर का फेज हो गया, पाई एंगल ये लैग कर रहा है। बैलेंस कंडीशन में आपका ये आई वाई हो गया, पाई एंगल लैग कर रहा है। क्लियर। और ये आपका आई बी हो गया, ये भी पाई एंगल लैग कर रहा है। और आई आर, आई वाई और आई बी भी क्या होंगे, बैलेंस मोड में होंगे, यानी इनके बीच का भी एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 120 डिग्री का। मुझे ये चीज नहीं देखनी है, मुझे क्या देखनी है, वाट मीटर की रीडिंग। देखो आपके 2 वाट मीटर हैं, W1 एंड W2। इन दोनों की रीडिंग क्या आएगी। अगर मैं सर्किट पे ध्यान दूं, सर्किट पे ध्यान देना, ये आपका W1 रीडिंग दे रहा है, ये आपका W2 रीडिंग दे रहा है। तो अगर मैं सर्किट पे ध्यान दूं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, वी आर बी के बराबर। वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी, वी आर बी के बराबर। अगर मैं करंट का मेजरमेंट करूं तो करंट की रीडिंग क्या आएगी, आई आर के बराबर। क्लियर। यानी वी आर बी और आई आर और इसके बीच का जो फेजर डिफरेंस होगा, क्लियर, जो भी फेजर डिफरेंस आए, यानी W1 की अगर रीडिंग की बात करूं तो W1 की रीडिंग हो जाएगी वी आर बी आई आर, और जो भी कॉस थीटा की वैल्यू है, मान लिया थीटा 1 है, थीटा 1 की वैल्यू जो भी आए, यानी वी आर बी और आई आर के बीच का जो भी फेजर डिफरेंस हो वो थीटा 1 के बराबर होगा। उसकी वैल्यू जो भी आए वो हम फेजर डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सिमिलरली W2 की रीडिंग भी क्या आ जाएगी। अगर मैंने वोल्टमीटर लगाया है तो ये क्या है, ये वाई टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है। कई लोग वी वाई लिख देते हैं, इसको नहीं, वी इज द न्यूट्रल टर्मिनल, ये आपके एक तरह से न्यूट्रल टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। एक कॉमन टर्मिनल है दोनों के लिए, तो ये आपका जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, वी वाई बी। क्लियर। और करंट जो रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, आई वाई। ये क्लियर है सबको। हेलो। यस सर। तो W2 की जो रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी वी वाई बी इंटू आई वाई कॉस थीटा 2। और थीटा 2 क्या होगा, फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वी वाई बी एंड आई वाई। तो मुझे क्या करना है, मेन फोकस तुम्हें क्या करना है, एक तरह से तुम्हें आई वाई आई आर इन सब का फेजर पता है, तुम्हें किसका फेजर नहीं पता है, वी आर बी और वी वाई बी का। ये दोनों फेजर तुमको नहीं पता क्योंकि ये लाइन वोल्टेज है। ये यानी अगर मैं वी आर बी का फेजर तुमको ड्रॉ करने के कहूँ तो क्या लिखोगे इसको, वी आर माइनस वी बी के बराबर। क्लियर, यही होता है। और वी वाई बी की वैल्यू क्या होती है, वी वाई माइनस वी बी के बराबर। यानी मुझे ये फेजर ड्रॉ करना है, एक तरह से तुम ये कह लो कि वी आर बी को मुझे अगर लिखना है तो वी आर बी को मैं लिख सकता हूँ वी आर प्लस माइनस वी बी के बराबर। ये सिमिलरली वी वाई बी को लिखना है तो वी वाई प्लस माइनस वी बी के बराबर। यानी अगर मैंने माइनस वी बी का फेजर ड्रॉ कर लिया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा वी आर बी और वी वाई बी का फेजर ड्रॉ करना। तो करते हैं ड्रॉ। क्लियर। हेलो।
यस सर। बच्चों देखो यहाँ पे ये आपका जीबी है, मुझे माइनस जीबी का फेजर ड्रॉ करना है, तो माइनस जीबी क्या हो जाएगा, जीबी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ये क्या वीबी। होगा माइनस। यस, और पैरेललोग्राम थ्योरम आप यूज करके क्या निकाल सकते हो, वीआरबी की वैल्यू निकाल सकते हो। यस, तो पैरेललोग्राम थ्योरम यहाँ पे मैंने मान लो यूज कर लिया, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, माइनस वीबी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और वीआर के पैरेलल लाइन एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट देगा वो क्या दे देगा आपको, वीआरबी। वीआर। ये आपका हो गया माइनस वीबी। क्लियर, ठीक है, ये आपका वीआर। ठीक है, पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, और ये मुझे मिल गया आपका वीआरबी का फेजर। क्लियर, तो वीआरबी का फेजर ड्रॉ कर लोगे आप लोग। यस हेलो, सर। क्लियर। सिमिलरली आप वीआईबी का भी फेजर ड्रॉ कर लोगे। यस सर। वीआईबी का फेजर क्या हो जाएगा, वीआई की पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, और वीबी के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम थ्योरम में अप्लाई करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, और ये आपको मिल गया वी वाई। क्लियर, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल डिफरेंस क्या है, और वी वाई बी और आई वाई के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। बस यही कैलकुलेट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू 60। गुड, वेरी गुड, ये होगा 60 डिग्री। यस, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो ये एंगल कितना आ गया, यानी वी आर और माइनस डिग्री के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और ये एंगल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ, यानी 30 डिग्री। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वी आर और वीबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, मिड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आता है, यानी 30। मैं कहने का मतलब ये हो गया, ये मान लो एक, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 60 डिग्री है। क्लियर, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर, इनका रिजल्टेंट निकालना है, ये मान लो रिजल्टेंट मुझको मिल गया भी रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा 30। तो वही लॉजिक यहाँ भी है, यहाँ भी ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, यानी वी आर और वीआरबी के बीच का जो एंगल है, एंगल डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन वी आर एंड वीआरबी, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल वी आर और वीआरबी के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर मैं पूछूं वी आरबी और आई के बीच का एंगल क्या होगा, आई आर के बीच का क्या होगा, सर 30 माइनस 5। ये एंगल आपका जो आई एंगल बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आई हो गया, ये एंगल आपका फाई है। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि इस एंगल की वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री है, 30 डिग्री में से 5 को माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 5 के बराबर, यानी आपका वी आर बी और आई के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी थीटा वन जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा 30 माइनस 5 के बराबर। क्लियर, सिमिलरली
वी वाई बी और आई वाई के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यस, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री। तो वी वाई बी और आई के बीच का एंगल क्या आ गया? 30 + 5। ठीक है, वी वाई बी एंड आई के वाई के बीच का जो एंगल है वो आ गया θ2 = 30 + 5। इस तरह से ये एंगल आता है डेरिवेशन में आपकी। ये डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में तो पूछता है एग्जाम वगैरह में। 2 वाट मीटर मेथड एक पेड क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ये आपसे कहीं नहीं जाएगा। या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ देगा, या तो आपसे पूछ देगा प्रूफ करिए कि cos फाई की वैल्यू √3 W1 - W2/W1 + W2 के बराबर। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो W1 की वैल्यू क्या होगी? VRB × IR cos θ1 क्या हो गया? 30 - 5। यस, और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से VRB कह लो, VBY कह लो या VYB कह लो, सब क्या है? लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज की वैल्यू रियल के बराबर होती है। सिमिलरली चूंकि स्टार कनेक्टेड है आपका, तो स्टार कनेक्टेड में क्या होता है? फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट के बराबर होता है। IR, IY और IB की वैल्यू भी लाइन करंट के बराबर होती है। स्टार कनेक्टेड में क्या होता है? फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल IL cos 30 - 5 के बराबर। ये हो गया W1, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? VYB × IY, एंगल डिफरेंस कितना है? 30 + 5 का। एंड θ2 की वैल्यू क्या है? 30 + 5 की है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? रियल IL cos 30 + 5 के बराबर। एक बैलेंस सिस्टम है ये। ऑब्वियस सी बात है कि लाइन वोल्टेज की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास क्या आ गया? दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपको मिल गई। यस, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग मिल गई तो आप यहीं से भी पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। W1 आपको पता होगा, W2 भी आपको पता होगा, VL आपको पता है, IL पता है, टू द वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर, वोल्ट मीटर एंड अमीटर। उसके बाद क्या करना है? cos 30 - 5 = समथिंग हो जाएगा और ये चीज निकाल देंगे। ये फिलहाल हम कैसे प्रूव करेंगे? केवल और केवल वोल्टेज वगैरह के टर्म में नहीं, केवल वाटमीटर की रीडिंग के टर्म में कि आपका पावर फैक्टर क्या आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं? W1 + W2 कैलकुलेट करते हैं। W1 + W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? VL IL कॉमन हो गया, ये हो गया आपका cos 30 - 5 + cos 30 + 5। ये आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा। cos A - B + cos A + B क्या होता है आपका? क्या होता है? 2 cos A cos B के बराबर। पढ़ा है ना ये चीज? अरे जब मैथ पढ़ा होगा तुमने 10+2 यस में, तो सर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये VL IL 2 cos A की वैल्यू 30 × cos 5। cos 30 की वैल्यू कितनी है? 3/2। क्या आ गया? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? √3 VL IL cos cos 5। 5 बराबर ये आपका आ गया W1 + W2। और यही टोटल पावर होता है। यस, अगर आपको टोटल पावर निकालना है तो आपको 3 फेज के लिए टोटल पावर पता होता है ना, क्या होता है? √3 VL IL cos 5। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया कि दोनों वाट मीटर का जो रीडिंग है, अगर उसका हम सम कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल जा रहा है? टोटल पावर, यानी जो भी पावर कंज्यूम हो रहा है W1 + W2, वो √3 VL IL cos 5 के बराबर आ जाएगा। यस, W1 + W2 क्या हो जा रहा है? √3 VL IL cos 5 के बराबर आ रही है। हमने 2 वाट मीटर यूज करके ही क्या कर लिया? टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है लोड में, ये कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है चीज? 2 वाट मीटर ही क्या बता दे रहा है? √3 VL IL cos 5 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल पावर को बता दिया। क्योंकि 3 फेज में पावर क्या होता है? √3 VL IL cos 5 के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज सबको ना? हेलो, 3 फेज में पावर क्या होता है? हेलो यस बच्चों, सर, √3 टाइम्स। तो √3 VL IL cos 5 होता है। तो P = क्या हो गया? W1 + W2। मुझे इससे मतलब है, इन दोनों वाट मीटर की रीडिंग का जब हमने सम किया तो मुझे टोटल पावर मिल गया। तो 2 वाट मीटर मेथड इज द फिजिबल मेथड टू फाइंड आउट द 3 फेज लोड पावर कंजप्शन। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? W1 डिफरेंस W2 निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये VL IL
cos 30 minus 5 minus cos 30 plus 5। फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b 2 sin a sin b के बराबर। क्लियर? यही फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, यूज करो फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा रियल आई एल 2 sin 30 इंटू sin 5, यानी क्या आ गया ये रियल आई एल sin 5 के बराबर। ये आपको मिल गया W1 डिफरेंस। ये मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर? आप क्या कर सकते हो, 4 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं। क्लियर? करो जरा, क्या आ जाएगा ये W1 डिफरेंस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा रूट रियल आई एल साइन 5 अपॉन रूट 3 रियल आई एल कॉस 5। ठीक है, रियल आई एल से रियल आई एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका tan 5 अपॉन रूट 3, और ये कैलकुलेट होकर आ जाता है आपका tan 5 इक्वल टू रूट 3 W1 डिफरेंस W2 अपॉन W1 प्लस W2 के बराबर। ये मुझे tan 5 मिल गया। जब मुझे tan 5 मिल गया और मुझे पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। 5 का क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 W1 डिफरेंस W2 अपॉन W1 प्लस W2 के बराबर। और हमें क्या करना होता है, इसका कोसाइन निकाल लेना है। तो कोसाइन क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू cos 5 यानी cos ऑफ tan इनवर्स रूट 3 W1 डिफरेंस W2 अपॉन W1 प्लस W। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर होता है। इस तरह से आप पावर फैक्टर को डिराइव करते हैं और टोटल पावर को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लियर? W1 की रीडिंग है आपकी रियल आई एल cos 30 माइनस 5 एंड W2 की रीडिंग है आपकी रियल आई एल cos 30 प्लस 5। मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं, मैं बस 5 की वैल्यू को रैक कराने जा रहा हूं 0 टू 90 डिग्री, यानी एक तरह से यूनिटी पावर फैक्टर से लेके मैं बढ़ रहा हूं 0 पावर फैक्टर की तरफ। क्लियर? और मैं लैगिंग ले रहा हूं, 0 पावर फैक्टर लैगिंग, ये चीज ध्यान रखना है लैगिंग, क्योंकि लीडिंग केस में जो मैंने यहाँ पे लैग दिखाया है ना, वो आपको क्या हो जाएगा 5 लीडिंग आ जाएगा, यानी 5 की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे -5। अगर यही आपका ये जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, ये केवल और केवल लैगिंग पावर फैक्टर के लिए इसे ध्यान रखिएगा। अगर यही आपने मान लिया होता कि लीडिंग पावर फैक्टर है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में सिंपली क्या करते हैं आप 5 को रिप्लेस कर देते हैं -5। देखो ये आपका V है, हमने हर जगह क्या किया, I को लैग दिखाया। अगर यही I लीड कर जाएगा, मान लीजिए I लीड कर गया, यानी V से लीड कर गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर इसको आपको पॉजिटिव आना है तो इसको क्या लिखोगे -5 के बराबर। तो जहां जहां आपने 5 पुट किया, आपको -5 से उसको रिप्लेस करना हो। हालांकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि लैगिंग पावर फैक्टर ही होता है नेचर। लैगिंग मतलब लोड आपका जो होता है वो लैगिंग ही होता है जनरली। लीडिंग लोड होते हैं कई सारी इंडस्ट्री में होते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वहां लीडिंग लोड होते हैं। फिलहाल हम लैगिंग लोड पे ही चल रहे हैं और पावर फैक्टर को यूनिटी पावर फैक्टर से 0 पावर फैक्टर तक ले जा रहे हैं। तो कंडीशन 1, अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, यानी cos 5 की वैल्यू क्या है 1, यानी 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 डिग्री। W1 की रीडिंग क्या आएगी रियल आई एल cos 30, और W2 की भी रीडिंग क्या आएगी रियल आई एल cos 30। तो क्या देखा आपने यहाँ पे कि जब यूनिटी पावर फैक्टर है तो क्या हो रहा है,
यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या हो रहा है, क्या देखा आपने? सेम फेज। सेम फेज तो है यूनिटी पावर फैक्टर। मैं वाटमीटर की रीडिंग के टर्म में बात कर रहा हूँ बेटा। दोनों की रीडिंग क्या हो रही है? सेम आ रही है सर। यूनिटी पावर फैक्टर पे W1 और W2 दोनों की रीडिंग क्या होगी? सेम होगी, इक्वल रीडिंग आएंगी, यानी पावर एक तरह से शेयरिंग होगी। यस, यूनिटी पावर फैक्टर। यस, अब कंडीशन 2 देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन 2 ले रहा हूँ, cos फाइव की वैल्यू जस्ट हाफ ले रहा हूँ। यस, हाफ का मतलब क्या हो गया? 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। क्लियर है? cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 के बराबर होती है। जब 5 की वैल्यू आप 60 डिग्री ले रहे हो तो उस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। W1 की रीडिंग को अगर मैं देखूं तो VLIL cos 30 माइनस 60, यानी क्या हो गया ये? VLIL cos माइनस 30। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा के बराबर, यानी VLIL cos 30 के बराबर, यानी क्या आ गया ये रीडिंग? VLIL/2 के बराबर। क्लियर है चीज? सॉरी, √3/2 के। हेलो, यस सर। अब दूसरे वाटमीटर की रीडिंग देखते हैं कि दूसरा वाटमीटर का रीडिंग क्या आ रहा है। यस, देखो दूसरे वाटमीटर की रीडिंग है W2। W2 क्या होगा? VLIL cos 30 प्लस 5, यानी 30 प्लस 60 डिग्री, यानी क्या आ गया ये? VLIL cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 0। 0। यानी एक वाटमीटर रीडिंग दे रहा है आपका √3/2 VLIL, और दूसरा वाटमीटर रीडिंग दे रहा है आपका W2 0। तो 5 = 60 डिग्री वो कंडीशन है जिसपे आपको क्या मिलेगा? एक वाटमीटर रीडिंग देगा, जबकि दूसरे वाटमीटर में कोई रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है चीज? हेलो, सर दैट मीन्स सिंगल फेज पे जो लोड कनेक्टेड है सिर्फ वही लोड लेगा। नहीं, दैट मीन्स ये नहीं। इसका मतलब ये है ना कि जब आपका लैगिंग में, देखो यहाँ पे लोड से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर एंगल cos 5 ऐसा हो जा रहा है कि cos 5 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, लोड का पावर फैक्टर। तो उनको पता है कि P = क्या होता है? √3 VLIL cos 5, यही होता है ना। cos 5 की वैल्यू पुट यस करो यहाँ सर। पे, क्या आ जाएगी? √3 VLIL/2। दोनों वाटमीटर कनेक्शन में होंगे, लेकिन एक का जो रीडिंग आएगा वो √3/2 VLIL के बराबर आएगा, जबकि दूसरे का रीडिंग आएगा 0। वो कोई रीडिंग, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? वो इस कंडीशन की वजह से नहीं देगा। ओके सर। cos 30 + 5 cos 30 - 5। ये अब कंडीशन 3 पे आते हैं। अगर 5 की वैल्यू 90 डिग्री हो, 5 की वैल्यू 90 डिग्री मतलब प्योर इंडक्टिव लोड हो गया, और आपका cos 5 क्या हो गया? 0। cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। cos 5 0 होने का मतलब क्या हो गया? टोटल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर P की वैल्यू हम निकालें तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सर 0। देखो यहाँ पे अब क्या होता है, W1 पे तुम जाओगे तो W1 की रीडिंग क्या हो जाएगी? VLIL cos 30 - 5, यानी 30 माइनस 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा? cos -60 यानी cos 60, यानी क्या आ जाएगा? ये VLIL cos 60 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी VLIL/2 के बराबर। अब W2 पे आते हैं। W2 की रीडिंग VLIL cos 30 + 60, यस, cos 30 + 90, तो क्या हो जाएगा? cos 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो जाएगा? सर माइनस हाफ। माइनस VLIL sin 30 के बराबर आ जाएगा ये। क्लियर? cos 90 + थीटा = -sin थीटा होगा, यस क्योंकि सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है।
क्लियर? तो ये वैल्यू आ जाएगी -VL/IL/2, यानी एक की रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, दूसरे की रीडिंग नेगेटिव आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है P = W1 + W2 की वैल्यू क्या आ जानी है? 0 आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे। हमें क्या मिला? 3 रेंज मिले हमें। एक रेंज मिला है मुझे पाई 0 से बढ़ रहा है और कहां तक जा रहा है? 60 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर? और दूसरा मुझे मिल रहा है 60 डिग्री से बढ़ रहा है और कहां तक जा रहा है? 90 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर? लैगिंग लोड में यही हो सकता है कंडीशन। ठीक है? यस अगर सर। 5 से लेके 60 डिग्री तक, 5 से लेके अगर 60 डिग्री तक ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो और कंडीशन की जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। एक 5 = 0 भी ले लेते हैं, 5 = 0 डिग्री, और एक ले लेते हैं 5 = 60 डिग्री। क्लियर? तो हमने क्या देखा? 5 = 0 पे आपका क्या हो रहा है? दोनों वाटमीटर की रीडिंग सेम आ रही है। क्लियर? ठीक है। अब 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में क्या होगा? दोनों वाटमीटर की रीडिंग पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? दोनों वाटमीटर की रीडिंग पॉजिटिव। आप पुट करके देख सकते हो वैल्यू। क्लियर? क्योंकि एक 30 + 5 है और एक आपका 30 - 5 है। ठीक है? 30 + 5 अगर आप करते हो ना तो ये कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 90 डिग्री तक तो जाएगा। हेलो? अगर मैं इस रेंज को 30 + 5 करूं तो 30 + 5 का जो रेंज जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा? 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री, यही तो जाएगा। यस सर, पॉजिटिव रहेगा। ही रहेगा, यानी W2 की रीडिंग भी क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। W1 तो रहेगा ही पॉजिटिव, W2 की रीडिंग भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एग्जैक्ट 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा? W1 तो आपको मिलेगा, क्लियर, लेकिन W2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0। यानी cos 90 यानी 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? 60 डिग्री के बाद कौन बताएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सर। वेरी गुड। अगर तुम यहाँ से देखो तो 30 + मैं 30 - 5 का लॉजिक लेके चल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोसाइन पॉजिटिव ही होता है। 30 + 5 वाला ही लॉजिक लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। 30 + 5 करूंगा यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, और ये क्या आएगा आपका? 120 डिग्री। तो 90 से लेकर 120 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि W2 की रीडिंग हमेशा क्या मिलेगी आपको? 60 से लेकर 90 के रेंज के बीच में नेगेटिव। मिलेगी। यानी यहाँ पे W1 आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर, लेकिन W2 क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री पे 5 = 90 डिग्री क्या हो जाना है? सर W1 0 हो जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन क्या होगा? W2 भी क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। टोटल पावर आपको 0 0 मिलेगा। में। एक्टिव पावर इसलिए मिलेगा क्योंकि प्योर इंडक्टिव लोड हो गया ना। अगर 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट तो क्या हो गया? ये प्योर इंडक्टिव लोड हो गया, कोई एक्टिव पावर नहीं होगा इसमें। यस, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या गड़बड़ होता है। वाटमीटर को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई निगेटिव रीडिंग के लिए एनालॉग वाटमीटर में जगह नहीं है। ये आपका वाटमीटर है, क्या इसमें कहीं निगेटिव रीडिंग है? नो सर। कहीं भी निगेटिव रीडिंग नहीं है। यानी आपका जो पावर फैक्टर एंगल है, अगर हम लोड को चेंज कराते हैं, लोड को अगर हम चेंज करते जाए, चेंज करते जाए और हमारा पावर फैक्टर एंगल क्या हो? 60 डिग्री से ऊपर जाए, तो उस कंडीशन में आपका नेगेटिव रीडिंग W2 देने लगता है, लेकिन हमें नेगेटिव रीडिंग का जो रीडिंग है वो वाटमीटर में दिखेगा नहीं। यस, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वाटमीटर डजंट शो नेगेटिव रीडिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? W2 क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। कहां से कहां तक? जब 5 की वैल्यू 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो रहा है। लेकिन क्या हो गया? निगेटिव रीडिंग
नेगेटिव रीडिंग इज नॉट गिवन बाय इंस्ट्रूमेंट। तो क्या करोगे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? हेलो, कोई बताओ क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? देखो कुछ करते नहीं है हम। अच्छा जब सर बताओ, ये रिवर्स बताओ। करनी पड़ेगी लैंड की डायरेक्शन। यहाँ पे यही करना पड़ेगा कि आप किसी तरह पोलैरिटी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। आपके पास दो चीजें हैं, एक करंट कॉइल है और एक आपका प्रेशर कॉइल है। दो कॉइल है आपका, दोनों में से किसी की भी आइदर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल कनेक्शन इज टू बी रिवर्स। आपको इन दोनों में से किसी भी एक का कनेक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। आप करंट कॉइल को रिवर्स कर सकते हैं, या तो आप प्रेशर कॉइल को रिवर्स कर दीजिए, यानी बी से कनेक्ट कर दीजिए एम को और सी को जोड़ दीजिए कॉमन नोड से। क्लियर? प्रेशर कॉइल में अगर करना है तो, करंट कॉइल में करना है तो क्या करेंगे आप? करंट कॉइल में प्रैक्टिकली ये चीज मतलब होता नहीं है कि लोड को सीधे सीधे हम वहां पे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो इसीलिए आप प्रीफर करते हैं किसको? प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल में सी और वी का पोजीशन आप इंटरचेंज कर देते हैं। ये ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ सी एंड वी आर इंटरचेंज। जब ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या हो गया? करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो गया एक तरह से। जब करंट का फ्लो अपोजिट हो गया तो आपको पॉजिटिव रीडिंग मिलने लगेगी। आपको पॉजिटिव रीडिंग मिलेगी, लेकिन आपने क्या किया? कनेक्शन डायग्राम को चेंज किया, तब जाके ये डिफ्लेक्शन मिल रहा है, आपको रीडिंग मिल रही है। लेकिन आपका वो रीडिंग निगेटिव ही रहेगा, ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखना है। वो चीज आपको भूलना नहीं है कि W2 आपका निगेटिव आ रहा था इस एंगल के लिए, तो वो निगेटिव ही आएगा। आपने बस मैग्नीट्यूड कितना होगा उस मैग्नीट्यूड को पाने के लिए क्या किया? कनेक्शन को इंटरचेंज किया। क्लियर? तो W2 gives the gives reading of मैग्नीट्यूड। क्लियर? केवल ये मैग्नीट्यूड की रीडिंग देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड की रीडिंग दे देगा, लेकिन आपका जो W2 होगा वो माइनस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, वो चेंज नहीं होना। वो तो सर्किट जैसी थी वैसे, यहाँ पे तो वाटमीटर की रीडिंग पाने के लिए ये चीज किया। क्लियर है चीज? सर बोलो बेटा। सर हाँ, सर हमने कॉल की कनेक्शन इंटरचेंज किए हैं, सर हम वॉट मीटर की नहीं इंटरचेंज कर सकते? वाटमीटर की ही तो करना है। इधर देखो, अब तुमको क्या करना है? इस V को इस M के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी अब हम जब कनेक्ट करेंगे, एक वाटमीटर जो दूसरा वाटमीटर होगा उसको V को M के साथ कनेक्ट कर देंगे और कॉमन पॉइंट को कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके सर, गॉट इट तो सर। आप न्यूट्रल एज्यूम करके चलते हैं, यानी यस, यानी C और V एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। L और M को इंटरचेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। ये क्योंकि मेन सप्लाई जो आ रही है वो आने नहीं दिया जाए। सिंपली क्या करो, वोल्टेज और कॉमन पॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका पावर फ्लो मिलेगा, जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा और आपको रीडिंग मिल जाएगी। क्लियर है चीज? ओके सर, गॉट इट सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? थ्योरी भी क्लियर है? थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट होता है मेरे, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। थ्योरी का मतलब थ्योरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। मेन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना बहुत जरूरी था कि कभी कभी जब हम लोड को वैरी कराते हैं ना, लोड वैरी करते करते इतना हो जाता है कि आपका दूसरा वाटमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आता है। डिफ्लेक्शन ना आने के पीछे क्या रीजन है? पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो जाए। क्लियर? ठीक है, और यही हम एक्सपेरिमेंट में करते भी हैं कि हम लोड को वैरी कराते हैं। लोड को वैरी कराते 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 हम उसको हाफ पावर फैक्टर तक ले जाते हैं। फिर हाफ पावर फैक्टर के बाद हम देखते हैं कि दूसरा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं?
पावर को ट्रिप ऑफ करते हैं और उसके बाद वोल्टेज और कॉमन पॉइंट को इंटरचेंज करके फिर से पावर को ऑन करके वेरिएक्स की मदद से यानी लोड को वेरी करा के रीडिंग लेते हैं, लेकिन उस कंडीशन में W2 निगेटिव ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? और यही लीडिंग पावर फैक्टर केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है? अगर हम ट्रूथ टेबल देखें आप, तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा आपका? हालांकि ये मैंने सब सेव किया हुआ ही है। देखो, ये आपका पीडीएफ फाइल ऑलरेडी शेयर्ड है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन डायग्राम, ये आपको वाटमीटर की रीडिंग लेनी है, ठीक है। ये क्या करना है आपको? वाटमीटर की रीडिंग लेना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इस लोड को, थ्री फेज लोड को वैरी करा के ये वाटमीटर की रीडिंग आपको ले लेनी है, टोटल पावर ले लेना है और पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ये 3 रीडिंग आप लोग कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम कैसे बताएं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे वर्चुअल लैब की, तो इस वजह से हम कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं ले सकते कि हाँ मैग्नीट्यूड ले लें, उसके बेसिस पे हम बता दें, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको लॉजिक बता दिया कि ये कैसे एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो फेजर डिफरेंस चेंज होता है, तो कैसे इसकी रीडिंग चेंज होती है। क्लियर?